करने के इरादे से ऊपर जाने के लिए जल्दबाजी में थी। शनाया को इस बात का डर था। उसने हिचकिचाहट के साथ पीछे मुड़कर देखा। आहान ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर शनाया से कहा, शनाया, आप अपना पर्स टैक्सी में ही भूल गई थी। क्या आप किसी बात से परेशान हैं? जब आहान ने किसी अजीब बात का जिक्र नहीं किया तो शनाया की जान में जान आ गई। उसने नॉर्मल अंदाज में आहान के पास जाकर कहा, वो मैं थोड़ी थक गई हूं ना, इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। शनाया ने अपनी बात बहुत ही सीधे तरीके से कही थी, लेकिन आहान ने देखा कि शनाया उससे नजरें नहीं मिला रही थी। एकदम से आहान की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं। शनाया ने आहान के हाथ से अपनी पर्स लेनी चाही, लेकिन आहान की पकड़ अब भी उस पर्स से हल्की नहीं हुई थी। शनाया ने सवालिया अंदाज से आहान की तरफ देखा, लेकिन आगे आहान ने जो कहा उसे सुनकर शनाया दंग रह गई। आहान ने शनाया से पूछा, शनाया, आपकी लिपस्टिक कौन सी ब्रांड की है? शनाया ने आहान से ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं की थी। इस क्वेश्चन ने शनाया को कंफ्यूज कर दिया था। फिर शनाया ने अजीब सा चेहरा बनाकर आहान से उल्टा सवाल किया, लिपस्टिक का ब्रांड तुम क्यों पूछ रहे हो? शनाया के इस सवाल के बाद आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शनाया के पर्स को अपनी पकड़ से छोड़ दिया और अपनी बीवी के करीब जाने लगा। शनाया अब भी कंफ्यूज होकर आहान की तरफ देख रही थी। यह सब शनाया के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। आहान ने फिर शनाया की जुल्फों को हटाते हुए उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, कलर के साथ साथ उस लिपस्टिक का टेस्ट भी अच्छा था। ये कहने के बाद आहान शनाया की तरफ देखने लगा। आहान की कही ये फ्लर्टी बात सुनने के बाद शनाया का चेहरा देखने लायक हो गया था। समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। शनाया आहान को भी डांटना चाहती थी, लेकिन उसकी तरफ देखने से भी कतरा रही थी। आहान को अपनी वाइफ को इस सिचुएशन में देखकर बड़ा मजा आ रहा था। शनाया के गाल अब गुलाबी होने लगे थे। ये देख करके शनाया खामोश खड़ी थी। आहान ने उससे कहा, मैं तो बस यही कह रहा था कि लिपस्टिक का टेस्ट अच्छा था। आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पर शनाया ने आहान के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। वो अब आहान को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन शनाया अपने हस्बैंड की हंसी सुन पा रही थी। उसने वैसे ही आहान को गले लगाए हुए उससे कहा, तुम्हारी फ्लर्टिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आहान ने भी शनाया को अपनी बाहों में ले लिया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, ये तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी ये फ्लर्टी बातें पसंद आने लगी हैं। शनाया ने जैसे ही आहान की ये बात सुनी, वो क्यूरियस हो गई। उसने इंपल्स में आकर आहान से कहा, तुम्हें किसे पता? अगले ही पल शनाया अपने आप ही को ब्लेम करने लगी कि शनाया को आहान से ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। अब तो वो शर्म से और ज्यादा पानी पानी हो रही थी। आहान ने फिर हंसते हुए शनाया की तरफ देखा। वो नजरें झुकाकर मन ही मन में अपने आप को कोस रही थी। आहान ने फिर दोनों हाथों से शनाया का चेहरा पकड़ लिया और शनाया की आंखों से आंखें मिलाकर बोला, अब आपको पसंद नहीं आएंगी तो फ्लर्ट करने का क्या ही फायदा। जिस अपनेपन और अटैचमेंट से आहान ने शनाया की तरफ देखा था, उसकी शर्म एक पल में गायब हो गई। शनाया ने फिर स्माइल के साथ आहान की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। इस वक्त शनाया के दिमाग में कई सारे ख्याल घूम रहे थे। वैसे तो बाकी सारे ख्याल काफी खुशनुमा थे, लेकिन एक घबराहट भी थी। जैसे वो ख्याल अपने दिमाग में आया, शनाया का चेहरा सीरियस हो गया। अपनी प्यारी बीवी के एक्सप्रेशंस में आया ये बदलाव आहान ने झट से नोटिस कर लिया। क्या हुआ शनाया, आप परेशान लग रही हैं, क्या कोई बात है? आहान ने शनाया से कंसर्न लगते हुए पूछा। शनाया ने बहुत ही इंटेंस नजरों से आहान की तरफ देखा और बोली, आहान, आज जब कार्तिक कोहली वहां अचानक से आ गया, मैं डर गई थी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि उसने रोहन के बदले हमारी साइड क्यों ली। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा और हमेशा ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहां जाती, क्या करती? तुम किसी खतरे में पड़ सकते थे आहान। शनाया की परेशानियां सुनकर आहान के दिल में नरमी छा गई। आहान ने यह दिन सिर्फ सपने में ही देखा था। जिस दिन शनाया को उसकी फिक्र होगी, ये सिर्फ आहान की उम्मीदों में ही जिंदा था। लेकिन आज सच में शनाया को आहान की फिक्र सता रही थी। लेकिन आहान से अपनी बीवी को इतना टेंशन में देखा नहीं जा रहा था। उसने शनाया से कहा, शनाया, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो आपके सामने ठीक ठाक खड़ा हूं।
डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है और मैं ये कुछ होने भी नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। शनाया को आहान की ये बात सुनकर अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बेफिक्र नहीं हो पा रही थी। शनाया ने ना में सर हिलाया और कुछ सोचकर आहान के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आहान, मुझसे प्रॉमिस करो, आगे से तुम मेरे लिए और अपने लिए किसी से लड़ाई में नहीं पड़ोगे। हम दोनों मिलकर शांति से संभाल लेंगे, लेकिन तुम अपनी जान पर कोई रिस्क नहीं लोगे। वादा करो मुझसे। शनाया की आंखें इस पॉइंट पर नम हो गई थी। ये देखकर आहान का दिल भी पिघलने लगा। उसने बिना कुछ सोचे शनाया के हाथ पर हाथ रख दिया और उससे वादा करते हुए कहा, शनाया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आगे से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आप घबरा जाएं। आहान से वादा लेने के बाद शनाया को राहत मिली। आहान ने फिर शनाया के पकड़े हाथ को हल्के से हिलाते हुए कहा, अब मैंने वादा भी कर दिया है, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए प्लीज। आहान की बात सुनकर शनाया स्माइल करने लगी। दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में बस यही सोच रहे थे कि वो कितने खुश नसीब थे कि उन्हें इतने समझदार और केयरिंग पार्टनर्स मिले थे। शनाया को आज एक अलग ही तरह का सुकून मिल रहा था और आहान को खुशी, अपनी बीवी से प्यार मिलने की खुशी, अपनी शादी को एक कदम आगे बढ़ाने का मौका मिलने की खुशी। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं था। इस वक्त शहर के किसी दूसरे कोने में किसी हाई क्लास बार के एक प्राइवेट रूम में हवा में बहुत ही अजीब सी वाइब्स आ रही थी। रूपल वहां खड़ी मन ही मन में घबरा रही थी। उसके सामने एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा हुआ था। रूपल की तरफ देखते हुए उस आदमी की आंखों से हवस टपक रही थी। रूपल ने उन नजरों को पहचान लिया था। वैसे हमेशा लोगों को ऐसे हालातों में बातें सुनाने वाली रूपल आज चुपचाप बैठी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से वहां आई थी, मगर आज रूपल मजबूर थी। उस मिडिल एज आदमी ने रूपल से कहा, रूपल जी, बहुत सालों से मैंने आपके जैसी भला की खूबसूरत नहीं देखी। मानना पड़ेगा, गुप्ता साहब ने अपनी बेटी को काफी अच्छे से बड़ा किया है। रूपल जी अपनी माँ की तरह दिखती होंगी ना। जैसे ही रूपल ने अपने मॉम डैड का जिक्र सुना, उसकी घबराहट बढ़ गई। रूपल इतनी नर्वस हो रही थी कि उसके माथे पर पसीने की एक शिकन जा गई। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में घिसते हुए अपने मन ही मन में कहा, उफ यार, ये क्या बखेड़ा है। अगर मॉम डैड ने बिजनेस के लिए इस रजत चौधरी से पैसे ना लिए होते तो मुझे यहाँ ना आना पड़ता। एक तो इस चालाक आदमी ने मेरे पापा को फंसा दिया, अब मेरे बारे में गंदे ख्याल दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। अगर मैंने इस आदमी के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो ना ही सिर्फ पापा का बिजनेस चौपट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उन्हें जेल जाने की भी नौबत आ जाए। रूपल इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। रजत चौधरी इसी तरह से लड़कियों को फंसाता था। उसने फिर रूपल की तरफ जाते हुए बैठने को कहा। रूपल सहमी से काउच पर बैठ गई। रजत चौधरी ने विस्की का एक ग्लास रूपल के हाथ में पकड़ा दिया और खुद भी अपने ग्लास से चीयर्स करते हुए बोला, रूपल जी, मैं बहुत ही खुश मिजाज आदमी हूँ। काम को मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। आफ्टर ऑल बिजनेस इंडस्ट्री में काम करने का असल मजा तो लोगों से मिलने में और दोस्ती करने में है। और अगर सामने वाला इंसान आपकी तरह खूबसूरत हो तो क्या ही कहना। चीयर्स। ये बात सुनने के बाद रूपल ने तुरंत मना कर दिया। रूपल को अपनी लिमिट्स पता थी। वो इतनी देर रात को किसी अजनबी के साथ ड्रिंक करने वाली नहीं थी। उसने रजत चौधरी से पोलाइट अंदाज में कहा, वो मैं शराब नहीं पीती। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज शराब पीने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मिस्टर रजत चौधरी, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। रजत चौधरी ऐसे जवाबों से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसने एकदम से रूपल से नजरें हटा ली और अपना फैसला सुनाते हुए बोला, रूपल जी, मेरी बिजनेस की दुनिया का एक असूल है, मैं बिना शराब की कोई मीटिंग नहीं करता। डील तो दूर की बात है, अगर आप आज रात कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जब आप ड्रिंक्स के लिए तैयार होंगी तो उसी दिन मिलेंगे। ये कहते हुए रजत चौधरी उस प्राइवेट रूम के दरवाजे से बाहर की तरफ जाने लगा। अगर वो कोई ऐसे ही आदमी होता तो शायद रूपल को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज उस बेचारे के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जितनी ही देर उस मीटिंग की होती उतनी ही जल्दी रूपल के पापा का बिजनेस बर्बाद हो जाता। इसलिए रूपल ने रजत चौधरी को रोकते हुए कहा, मिस्टर रजत चौधरी, आप तो बुरा मान गए, मेरा वो मतलब नहीं था।
अपनी बात कहने के बाद रूपल ने बेमन से ग्लास को अपने होठों से लगा लिया तो मिस्टर रजत चौधरी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ वापस आ गए। एक के बाद एक ग्लास का सिलसिला चलता रहा। 1 घंटा बीत चुका था और 3 से 4 विस्की की बोतलें खाली हो चुकी थी। किस पॉइंट पर रूपल नशे में चूर हो चुकी थी उसको भी नहीं पता चला। रजत चौधरी ऐसे मौके की तलाश में ही तो था। उसने फिर शराब के नशे में चूर रूपल से कहा, रूपल जी, अब हम बिजनेस की बात कर सकते हैं। कहिए, आप यहाँ मुझसे क्यों मिलने आई हैं? मिस्टर रजत चौधरी सब कुछ जानता था। उसके इरादे पहले से ही कुछ अलग थे। रूपल ने अपने होश संभालते हुए कहा, मिस्टर रजत चौधरी, मेरे डैड, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? वो पहले ही एक बड़े क्राइसिस में है और देर हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। रूपल ने जैसे ही ये बात कही मिस्टर रजत चौधरी हंसने लगा। उसने ज्यादा देर लगाए बिना रूपल से तुरंत कहा, रूपल जी, शिमला शहर में मेरी बहुत जान पहचान है। अपने 1-2 दोस्तों से बात करके मैं गुप्ता साहब की मदद कर सकता हूँ। भले ही ये जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं इतना कर सकता हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? ये मिस्टर रजत चौधरी का असली रूप था। वो इसी सवाल के साथ रूपल को अपने जाल में फंसाने वाला था। एक तो रूपल की उम्र काफी कम थी, ऊपर से उसकी खूबसूरती। रूपल के पापा को असल में खुद मिस्टर रजत ने ही प्रॉब्लम में डाला था। अपनी की हुई गलती को सुधारना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन अगर मिस्टर रजत चौधरी को इतना अच्छा फायदा हो रहा था तो वो इस सिचुएशन में पीछे क्यों हटता? रूपल ने ज्यादा सोचे बिना पॉइंट की बात करना सही समझा। मिस्टर रजत चौधरी, आप क्या चाहते हैं? आप मेरे पापा को इस क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। अब मिस्टर रजत चौधरी रूपल के सामने क्या शर्त रखेंगे? क्या रूपल किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? लाइव डेट का आहान और शनाया पर क्या असर पड़ने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। रूपल जी, शिमला शहर में मेरी बहुत जान पहचान है। अपने 1-2 दोस्तों से बात करके मैं गुप्ता साहब की मदद कर सकता हूँ। भले ही ये जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? ये मिस्टर रजत चौधरी का असली रूप था। वो इसी सवाल के साथ रूपल को अपने जाल में फंसाने वाले थे। एक तो रूपल की उम्र काफी कम थी, ऊपर से उसकी खूबसूरती। रूपल के पापा के बिजनेस को असल में खुद रजत चौधरी ने प्रॉब्लम में डाला था। अपनी की हुई गड़बड़ सुधारना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन अगर इस सिचुएशन में मिस्टर रजत चौधरी को इतना अच्छा फायदा हो रहा था तो वो पीछे क्यों हटता? रूपल ने ज्यादा सोचे बिना पॉइंट की बात करना सही समझा। मिस्टर रजत चौधरी, आप क्या चाहते हैं? अगर आप मेरे पापा को इस क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं तो मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। रजत चौधरी ने जैसे ही रूपल की कही ये बात सुनी, उसके चेहरे पर एक हवस भरी मुस्कान ने जगह बना ली। उसने फिर रूपल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक गेम खेलें? जो भी इस गेम में जीतेगा उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। अगर मैं जीता तो आपको मैं जब भी बुलाऊं और जो भी करने को कहूं मानना पड़ेगा। और अगर आप जीत गई तो मैं गुप्ता साहब का बिजनेस पहले की तरह करके उनकी मदद करूंगा। रूपल को यह गेम कुछ ज्यादा ही रिस्की लग रहा था। भले ही इस वक्त वो नशे की हालत में थी, मगर रजत चौधरी के चेहरे की स्माइल समझना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन शर्त अगर रूपल जीत जाती तो उसके पापा को और उसके फैमिली बिजनेस को बचाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अपने पापा का चेहरा याद आते ही रूपल ने बाकी सारे ख्याल छोड़ दिए। जो झिझक रजत चौधरी को देखने के बाद रूपल के दिमाग में थी, उसे रूपल ने भुला दिया और जबरदस्ती की स्माइल के साथ रजत चौधरी से बोली, सुनने में तो ये डील अच्छी लग रही है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे गेम क्या होगा? मतलब मुझे अगर इस गेम में जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पर रजत अपना जाल बिछाने में कामयाब हो गया था। गेम क्या है ये जानने के पहले ही रूपल ने हामी भर दी थी। और रूपल जैसी खूबसूरत और जवान लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाने का रजत को शौक था। उसने रूपल के हाथ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए सवाल का जवाब दिया,
अपने हाथ को रूपल के बदन की तरफ बढ़ाते हुए रजत चौधरी ने कहा, गेम बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस गेम को जीतना ना ही आपके लिए कोई मुश्किल काम है और ना ही मेरे लिए। अगर सच कहूं तो मैं खुद चाहता हूं कि आप ये गेम जीत जाएं। जितनी अनकंफर्टेबल रूपल इस आदमी की अजीब टच से हो रही थी, उससे ज्यादा वो क्यूरियस हो गई थी। एक तो रजत चौधरी ने रूपल को इतनी सारी शराब पिला दी थी कि रूपल अपने दिमाग को तेजी से चला ही नहीं पा रही थी। उसने रजत चौधरी से पूछा, अच्छा, आखिर ये कैसी गेम है? क्या आप चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं? साफ साफ कहिए ना। रजत चौधरी ने एक दबी हुई हंसी के साथ कहा, ये अनड्रेसिंग गेम है। हम दोनों में से जो भी अपने सारे कपड़े सबसे पहले उतारेगा वो जीत जाएगा। है ना आसान सा गेम। जैसे ही रूपल ने ये बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जितना नशा इस वक्त उसके दिमाग पर सवार था, सारा का सारा एक ही पल में उतर गया। रूपल ने सोचा कि वो कुछ भी कर ले, जब तक कोई बाहर से उसे बचाने ना आ जाए। उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, और ना ही वो रजत चौधरी से पंगा लेना अफोर्ड कर सकती थी। आफ्टर ऑल, इस सब का असर उसके पापा और उनके बिजनेस पर हो सकता था। एकदम से रूपल के दिमाग में एक ख्याल आ गया। रूपल ने फिर अपने आसपास देखा। भले ही सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था, लेकिन रूपल फोकस करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही रूपल की नजर काउच पर पड़ी हुई पिलो पर पड़ी, उसकी जान में जान आ गई। रूपल ने फिर उस पिलो को पकड़ा और रजत चौधरी के चेहरे पर पुश करना शुरू किया। उस पिलो की वजह से रजत चौधरी को सांस नहीं आ रही थी। रूपल ने फिर जोर लगाकर काउच पर बैठे हुए रजत चौधरी को जमीन पर गिरा दिया। फाइनली जब उसका मकसद पूरा हुआ, रूपल ने विस्की का भरा हुआ ग्लास रजत चौधरी के मुंह पर उड़ेल दिया। जब रजत चौधरी सबके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, रूपल ने जल्दी से अपने जीन्स के पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और कंसंट्रेट करते हुए कुछ टाइप करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, लेकिन तब तक रूपल का काम हो गया। अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे रजत चौधरी की तरफ घबराई हुई नजरों से देखते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ओह गॉड, प्लीज इस बार बचा लीजिए। मैं ऐसे घटिया आदमी के हाथों बर्बाद नहीं होना चाहती। प्लीज भगवान जी, प्लीज। रूपल को देखकर यह बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि इस वक्त उसकी हालत कितनी बुरी हो गई थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। तभी रजत चौधरी खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। रजत चौधरी ने आकर रूपल के बाल पकड़ लिए और उससे अपने दांत पीसते हुए बोला, अबे तू तो सर पर चढ़ रही है। रुक जा, अभी तुझको बताता हूं कि रजत चौधरी कौन है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए रजत चौधरी ने रूपल के गाल पर एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज पूरे प्राइवेट रूम में गूंज गई। ऐसे ही आवाज शहर के दूसरे कोने में गूंजी थी। यह आवाज किसी थप्पड़ की नहीं, मैसेज आने के नोटिफिकेशन की थी। आहान के साथ अपने दिल की बातें करने के बाद शनाया लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रही थी। आहान किचन में अपनी वाइफ के लिए हल्दी का दूध बना रहा था। घर में बहुत ही सुकून भरी खामोशी थी। तभी एकदम से शनाया के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। उसने बेमन से अपना मोबाइल उठाया और उसे अनलॉक किया। अपनी फाइल से चेहरा बाहर निकालकर जब शनाया की नजर अपने मोबाइल पर पड़ी, वो क्यूरियस हो गई। रूपल का मैसेज? ये लड़की मुझे कब से मैसेज करने लगी? शनाया ने अपने आप से ही सवाल किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड का भेजा हुआ मैसेज पढ़ने लगी। उसी वक्त आहान भी हाथ में हल्दी के दूध का ग्लास पकड़े हुए वहां आ गया। उसने शनाया की कही बात सुन ली थी। कोई जरूरी बात होगी, आप देख लीजिए। ये कहते हुए आहान आकर शनाया के पास बैठ गया। उसकी बात सुनकर शनाया ने हाथ में दूध का ग्लास पकड़ा और बोली, हाँ देखती हूँ, और उस रूपल की बच्ची को अच्छी डांट लगाती हूँ। आजकल हर रोज उसे घर आने में इतनी आधी रात हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रूपल की तबीयत पर उसका बुरा असर पड़ेगा। शनाया की आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। जब आहान ने शनाया की कही ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया और उसने मन ही मन में कहा, अच्छा है कि वो नखरेल चुड़ैल रोज देर से घर लौटती है। वो मुझसे और मेरी वाइफ से जितनी दूर है उतना ही बेहतर है। जब देखो तब मेरा घर चलाने के पीछे पड़ी रहती है।
आहान तो ये बात बस ऐसे ही सोच रहा था। जहां एक तरफ वो मन ही मन में रूपल की शिकायतें कर रहा था, दूसरी तरफ उसे रूपल के लिए चिंता भी हो रही थी। आहान ने फिर शनाया की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ थी। इसलिए आहान ने शॉक्ड लग रही शनाया से पूछा, शनाया, क्या हुआ है? मैसेज में ऐसा क्या लिखा है? क्या आप परेशान हो रही हैं? आहान के सवाल सुनने के बाद शनाया ने अपनी नम आंखों से आहान की तरफ देखा। इस पॉइंट पर आहान को भी फिक्र होने लगी। उसने शनाया के हाथों से उसका फोन लिया और मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज में लिखा था, शनाया, इमरजेंसी है, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। देखो, मैं अपनी लोकेशन सेंड कर रही हूँ, मगर तुम मत आना, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। तुम भी मुसीबत में नहीं पड़ सकती, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद शनाया और आहान के लिए यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि रूपल ने यह मैसेज बहुत ही जल्दबाजी में लिखा था। वो दोनों अच्छे से जानते थे रूपल एक बोल्ड लड़की थी। अगर मामला पेचीदा ना होता तो रूपल कभी भी शनाया को यह मैसेज ना भेजती। आहान का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। शनाया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछते हुए आहान से बोली, आहान, रूपल ने मना किया है, लेकिन मैं खुद वहां जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आहान ने अपनी बीवी की आवाज में एक ही वक्त पर फिक्र और डर सुना था, इसलिए एक बार भी सोचे बगैर ही आहान ने हामी भर दी और शनाया से बोला, मैं आपके साथ ही हूं, आप परेशान मत होइए। आहान ने शनाया को कंफर्ट करने के लिए उसके हाथ पर हाथ रख दिया। आहान ने फिर लोकेशन पर क्लिक किया। आहान के दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आने लगे। एकदम से आहान को कोई याद आया और उसने शनाया से कहा, शनाया, रूपल की लोकेशन यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। जब तक हम पहुंचेंगे बहुत देर हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, अपने एक दोस्त को वहां भेज देता हूँ। हमारे वहां पहुंचने तक वो सिचुएशन को संभाल लेगा। शनाया ने तुरंत हामी भर दी और कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर चली गई। जैसे ही आहान ने शनाया को जाते हुए देखा, उसने अपने फोन से किसी को कॉल किया। कुछ देर तक बजने के बाद एक आलसी आवाज ने कॉल को आंसर करते हुए कहा, हेलो, कौन है? इतनी रात को कौन कॉल करता है? ये आवाज किसी और की नहीं, अपने टूटे हुए हाथ की चोट से बाहर निकल रहे विकी भाई की थी। आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में कहा, मैं आहान रायजादा बात कर रहा हूँ, शनाया गिल का हस्बैंड। इस वक्त विकी भाई अपने घर पर आराम से सो रहा था। जब से उसने आहान से ना चाहते हुए भी दूसरी बार पंगा ले लिया था, तब से बेचारा डर के मारे अपने घर में ही रहता था। जल्दी सोना, देर से जागना और बस खाते रहना, यही सब विकी भाई का रूटीन बन गया था। जैसे ही विकी भाई ने आहान की आवाज सुनी तो एकदम से अपने बेड से खड़ा हो गया। पहले तो विकी भाई को लगा कि वो कोई सपना देख रहा था, क्योंकि आजकल हर रात आहान उसके सपनों में आकर उसे डराया करता था। आहान की वजह से ही विकी भाई का सुख चैन खो गया था, इसलिए उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। सचमुच किसी अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था। विकी भाई ने डरते हुए आहान से कहा, आहान भाई, इतनी रात कैसे कॉल किया? क्या मेरे या मेरे आदमियों की तरफ से फिर से कोई गलती हो गई है क्या? मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज, ऐसा कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। विकी भाई बोलती ही जा रहा था। आहान के पास उसकी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, इसलिए आहान ने विकी भाई की बात को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आहान के ये शब्द सुनते ही विकी भाई की बोलती बंद हो गई। क्या सच में आहान जैसे ताकतवर और स्मार्ट फाइटर को विकी भाई की मदद की जरूरत हो सकती है? कहीं कोई विकी भाई के साथ मजाक कर रहा था क्या? ये सारे सवाल विकी भाई के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उसने इन सारी बातों को नजरअंदाज किया और अपने आप से ही कहा, अगर आहान भाई मुझसे हेल्प मांग रहे हैं तो मैं कुछ भी करके अपनी गलतियों को सुधार दूंगा। आखिरकार पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कौन मोल सकता है? विकी भाई ने मन ही मन में कहा और फिर आहान से कहा, हाँ भाई, कहिए ना, क्या बात है? शिमला शहर का इलीगल काम मेरे कंट्रोल में है। ये सुनते ही आहान ने विकी भाई से कहा, ये एक लीगल काम है। आहान विकी भाई से क्या करवाना चाहता था? क्या आहान और शनाया मिलकर रूपल को बचा सकते थे, या फिर रजत चौधरी रूपल के साथ कुछ गलत कर चुका था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। चलेगा
क्योंकि आजकल हर रात आहान उसके सपनों में आकर उसे डराया करता था। आहान की वजह से ही विकी भाई का सुख चैन खो गया था, इसलिए उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। सचमुच किसी अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था। विकी भाई ने डरते हुए आहान से कहा, आहान भाई, इतनी रात कैसे कॉल किया? क्या मेरे या मेरे आदमियों की तरफ से फिर से कोई गलती हो गई है क्या? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, ऐसा कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। विकी भाई बोलती ही जा रहा था। आहान के पास उसकी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, इसलिए आहान ने विकी भाई की बात को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आहान के ये शब्द सुनते ही विकी भाई की बोलती बंद हो गई। क्या सच में आहान जैसे ताकतवर और स्मार्ट फाइटर को विकी भाई की मदद की जरूरत हो सकती है? कहीं कोई विकी भाई के साथ मजाक कर रहा था क्या? ये सारे सवाल विकी भाई के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उसने इन सारी बातों को नजरअंदाज किया और अपने आप से ही कहा, अगर आहान भाई मुझसे हेल्प मांग रहे हैं तो मैं कुछ भी करके अपनी गलतियों को सुधार दूंगा। आखिरकार पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कौन मोल सकता है? विकी भाई ने मन ही मन में कहा और फिर आहान से कहा, हाँ भाई कहिए ना, क्या बात है? शिमला शहर का इलीगल काम मेरे कंट्रोल में है। ये सुनते ही आहान ने विकी भाई से कहा, ये एक लीगल काम है। आहान की कही ये बात सुनकर विकी भाई कंफ्यूज हो गया। आखिरकार किसी सही काम के लिए आहान विकी भाई जैसे गुंडे की मदद क्यों लेता? ये बात विकी भाई की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आहान को सवाल करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, इसलिए उसने कहा, जी भाई कहिए ना, मैं सुन रहा हूं। आहान ने अपनी बात को तफसील से कहा, मैं आपको एक लोकेशन शेयर कर रहा हूं। मुझे इस बात का आइडिया है कि आपके आदमी जरूर आसपास के ही इलाके में होंगे। शनाए की एक दोस्त को किसी ने वहां पकड़ कर रखा है। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता, आपके आदमी सिचुएशन संभाले। क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हैं? आहान के इस सवाल को सुनकर विकी भाई ने एकदम से हामी भर दी। हाँ, आहान भाई, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शनाए भाभी की दोस्त मतलब मेरी बहन जैसी हुई। मैं अभी अपने आदमियों को वहां भेजता हूँ, आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। वैसे आहान भाई, लोकेशन पर नाम क्या लिखा हुआ है? विकी भाई ने आहान से सवाल करते हुए कहा। आहान ने तुरंत वो लोकेशन विकी भाई के साथ शेयर की और उससे कहा, विकी भाई, मैंने आपको लोकेशन भेज दी है। नाम किसी नाइट क्लब का आ रहा है। आप प्लीज किसी को वहां भेजकर मेरा काम कर दीजिए। मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। ये सुनते ही विकी भाई ने भी आहान की बातों पर हाँ में जवाब दिया। उसकी हामी को सुनने के बाद आहान ने कॉल काट दिया। अगले ही मिनट शनाया तैयार होकर नीचे आ गई। उसने जल्दबाजी में आहान को एक स्वेटर पकड़ाया और बोली, लेट्स गो आहान, मैंने कैब बुक कर ली है। आहान ने शनाया के हाथ से स्वेटर लिया और दोनों रूपल के घर से निकल गए। इस पूरे वक्त के दौरान शनाया के दिमाग में हर मुमकिन डरावने ख्याल आ रहे थे। रूपल की खैरियत के बारे में वो खुद श्योर नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले से बस यही मांग रही थी कि कहीं रूपल के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। शनाया वैसे तो बहुत परेशान थी, टेंशन में थी, लेकिन ऊपर से बहुत स्ट्रांग और फोकस नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त रूपल की हालत बहुत बुरी थी। रजत चौधरी उसे एक के बाद एक कई सारे थप्पड़ मार चुका था और सब की वजह से रूपल का चेहरा सूजकर लाल हो गया था। एक दो बार रूपल का सर टेबल से भी पटका गया था, जिसकी वजह से रूपल के माथे से खून बह रहा था। रूपल ने इस वक्त जीन्स पर एक सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी और वो सफेद रंग की शर्ट भी आधी फट गई थी। रूपल की बाजू पर रजत चौधरी के नोचने के निशान भी नजर आ रहे थे। इस सब के बावजूद रूपल ने अब तक एक बार भी रजत चौधरी से अपना पीछा छोड़ने की ना रिक्वेस्ट की थी और ना ही उससे माफी मांगी थी। रजत चौधरी को लगा कि एक दो थप्पड़ों के बाद रूपल रोते हुए उससे अपने जान की भीख मांगेगी, लेकिन रूपल के चेहरे पर कोई गिड़गिड़ाने के एक्सप्रेशंस नहीं थे। उल्टा वो रजत चौधरी की तरफ आंखों से नफरत लेकर देख रही थी। रजत चौधरी को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने रूपल के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे डराते हुए कहा, ए लड़की, क्या तेरा घमंड अब तक कम नहीं हुआ? मैंने तेरी जैसी बेशरम औरत आज तक नहीं देखी। इतना होने के बाद भी मेरे सामने सरेंडर करने के बजाय तू मुझे उल्टा घूर कर देख रही है। तुम मान या मत मान,
लेकिन मैं आज इसी रूम में तेरी जान लेकर रहूंगा। रजत चौधरी किसी वैश्य दरिंदे की तरह नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक घिनौनी हैवानियत झलक रही थी। अगर रूपल की जगह कोई और होता तो रजत चौधरी की ऐसी बातों को सुनकर ही बेहोश हो जाता। लेकिन रूपल के चेहरे पर तो डर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। उल्टा रूपल अपने सामने खड़े इस जानवर की धमकी को सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगी। ये देखने के बाद रजत चौधरी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से रूपल के बालों पर बनाई हुई पकड़ छोड़ दी और उसने दीवार की तरफ उसे धकेल दिया। नीचे गिरने के बाद रूपल के पूरे बदन में दर्द सा होने लगा, लेकिन फिर भी उसने गहरी सांस लेकर रजत चौधरी को देखा और बिना डरे बोली, रजत चौधरी, तुम्हारे जैसा आदमी अपने आप को बिना किसी बुनियाद पर मर्द समझने लगता है, लेकिन सिर्फ कुछ पैसा कमा लेने से तुम मर्द नहीं बन जाते। मेरी नजरों में, मेरी ही नहीं, मुझ जैसी सारी औरतों की नजरों में तुम किसी कायर नामर्द से कम नहीं हो। एक बात मैं तुम्हें सच बता रही हूं, ध्यान देकर सुनो। चाहे जो भी हो जाए, तुम मानो या ना मानो, आज रात इसी रूम में अगर मैं मर भी गई ना, फिर भी तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं रूपल गुप्ता तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। एक पल के लिए रूपल की इस बात को सुनने के बाद रजत चौधरी के बदन पर कांटे खड़े हो गए। रूपल की बातों में एक तरह का जज्बा था जो रजत चौधरी को डरा रहा था, लेकिन इस डर पर रजत चौधरी का गुस्सा और घमंड हावी हो गया और उसने रूपल का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मेरे साथ क्या ही कर सकती हो? बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कुछ नहीं होता। अपनी औकात जानो और उसी में जियो कमीनी। लेकिन अगले ही पल रजत चौधरी की हंसी धरी की धरी रह गई, क्योंकि रूपल खड़ी होकर खिड़की की तरफ देखने लगी। देखते ही देखते रूपल खिड़की में इस तरह खड़ी हो गई मानो वो वहां से नीचे कूदने वाली थी। अब रजत चौधरी का सारा कॉन्फिडेंस जगमगाने लगा। उसने हकलाते हुए रूपल से कहा, तो तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। भले ही रजत चौधरी रईस लोगों में से एक था, उसकी बहुत जान पहचान थी, लेकिन अगर रूपल की जान चली जाती तो इल्जाम रजत चौधरी पर ही आने वाला था। ऊपर से लड़की को फंसाकर पैसे कमाने वाले आदमी को पुलिस के चक्करों में पड़ना और भी ज्यादा महंगा पड़ जाता। इसलिए जब रजत चौधरी ने देखा कि रूपल खुदकुशी करने के लिए खिड़की में खड़ी हो गई है, तो उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई। अगले ही पल जोर की आवाज आई। ये आवाज रूपल के नीचे गिरने की नहीं थी, लेकिन उस प्राइवेट रूम का दरवाजा टूटने की थी। रजत चौधरी ने एकदम से शॉक्ड होकर दरवाजे की तरफ देखा। जिन्होंने दरवाजा तोड़ा था वो और कोई नहीं, विकी भाई के आदमी थे। दरवाजे के साथ ही उन सब ने मिलकर रजत चौधरी के 2-3 आदमियों को पीट कर जमीन पर गिरा दिया। ये देखने के बाद रजत चौधरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उन सब आदमियों से पूछा, तो तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक तो पहले ही रूपल ने उसका सारा मूड खराब कर दिया था और अब खिड़की में जाकर अपनी जान देने की तैयारी में थी। इतना सब पहले ही उसके लिए काफी था, लेकिन अब ये अनजाने से गुंडे आकर उसके आदमियों को पीट चुके थे। ये सब देखकर रजत चौधरी हैरान रह गया। तभी हमेशा की तरह अपनी स्पेशल एंट्री लेते हुए विकी भाई टूटे हुए दरवाजे से अंदर आया। अंदर आते ही उसने एक नजर घुमाकर शनाया की दोस्त को ढूंढा। एकदम से उसे खिड़की में कोई जख्मी लड़की खड़ी हुई नजर आई। ये वही लड़की जिसे उसने प्राइड होटल में देखा था। मिस रूपल, क्या ये आदमी भी रूपल के हुस्न का दीवाना होकर अपनी जान खोने आया हुआ है? बेवकूफ कहीं का। थोड़ी सी पूछताछ कर ली होती। ये लड़की कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और इस लड़की रूपल की शनाया भाई से कोई जान पहचान है या नहीं, ये सब जाने बिना ही अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए यहाँ चला आया। बेवकूफ कहीं का। विकी भाई ने मन ही मन में कहा, आप कौन है मिस्टर, और मेरी प्राइवेट रूम में क्या करने आए हैं? रजत चौधरी ने विकी भाई से पूछा। इस सवाल को सुनते ही विकी भाई अपने अंदाज में लौटा। उसने अपने कदम रजत चौधरी नाम के एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ बढ़ाए और अपने जीन्स की पिछली साइड से एक गन निकाली। गन को देखते ही रजत चौधरी के होश उड़ गए। विकी भाई की आधी रात की नींद इस आधे बूढ़े आदमी ने खराब कर दी थी। अगर विकी भाई को रजत चौधरी पर अपना गुस्सा निकालना होता तो वो गन का सहारा कभी ना लेता।
और अपने आदमियों के हाथों रजत चौधरी की अच्छे से पिटाई भी करता। लेकिन अब विकी भाई को आहान का दिल जीतने का एक मौका मिला था, इसलिए उसने सोचा कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटा कर यहाँ से निकल लेते हैं। यही सोचकर विकी भाई ने रजत चौधरी के सर पर बीचों बीच अपनी गन तानी और उससे कहा, मिस रूपल को इतना जख्मी करने की और उनके साथ जबरदस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे? अपनी औकात में रहा करना यार। तेरे उम्र की आधी लड़कियां पहले से ही शमशान में पहुंच गई हैं। 1-2 साल में तू भी उधर पहुंच जाएगा। तो जितने दिन ऊपर वाले की मर्जी से मिले हैं तो उनमें खुद भी खुशी से जी और दूसरों को भी चैन से जीने दे। लेकिन नहीं, तुमको मेरे ये शिमला के अंदर आकर उंगली करने का जोश चढ़ा हुआ है। गन देखने के बाद रजत चौधरी पहले ही डर गया था और विकी भाई की बात सुनने के बाद वो कपकपाने लगा। वो ये नहीं जानता था कि रूपल गुप्ता का ऐसे गुंडों से भी कोई लेना देना होगा। रजत चौधरी ने फिर हकलाते हुए विकी भाई से पूछा, आप कौन हैं? देखिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी मिस रूपल से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। विकी भाई का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। उसने सोचा कि अब इस रजत चौधरी को यहां से भगा देते हैं। लेकिन तभी विकी भाई की नजर खिड़की में खड़ी रूपल की तरफ गई और उसने रूपल के चेहरे पर बने हुए चोट के निशान देखे। रूपल के माथे से खून भी निकल रहा था। इसलिए विकी भाई ने अपना मन बदल दिया और मन ही मन में कहा, अगर आहान भाई को पता लग गया कि मैंने इस कमीने को ऐसे ही जाने दिया तो शायद वो नाराज हो जाएंगे। एक तो पहले इस खूबसूरत लड़की का चेहरा लाल हो गया है। पता नहीं इस कमीनी मिस रूपल को कितना मारा होगा। ऊपर से मिस रूपल की शर्ट भी फटी हुई है। नहीं, मैं इस साले को ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब विकी भाई रजत चौधरी के साथ क्या करेगा? क्या रूपल को विकी भाई के यहाँ आने का सच पता चल जाएगा? आहान और शनाए के आने तक ये मामला किस हद तक पहुंचने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। दोस्ती कब, कैसे? गन देखने के बाद रजत चौधरी पहले ही डर गया था और विकी भाई की बात सुनने के बाद वो तो कपकपाने लगा। वो ये नहीं जानता था कि रूपल गुप्ता का ऐसे गुंडों से कोई भी लेना देना होगा। विकी भाई ने गुस्से से रजत चौधरी की तरफ देखा और कुछ सोचने लगा। इस बूढ़े को कैसे सबक सिखाऊं? मैं इसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता। ये बात अपने आप से ही कहने के बाद एक बार फिर से विकी भाई की नजर रूपल के चेहरे की तरफ गई। इस वक्त रूपल खिड़की से नीचे उतर चुकी थी। उसके नाजुक से चेहरे पर रजत चौधरी के पंजों के निशान उतर आए थे। रूपल की इस हालत को देखने के बाद इस सारी सिचुएशन के बारे में उसने सोचा। उसके बाद विकी भाई एक नतीजे पर पहुंचा। उसने अपने एक आदमी से कहा, सुन बे छोटे, एक काम करते हैं। मिस रूपल को देखकर लग रहा है कि इस कमीने ने उन्हें बहुत मारा है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब हम इस बूढ़े को इसी की दवा का कड़वापन चखाते हैं। जब तक मिस रूपल इस घिनौने आदमी को माफ नहीं कर देती, इसके चेहरे पर एक के बाद एक बिना रुके थप्पड़ लगाओ। विकी भाई के मुंह से बस निकलने की देरी थी और उसके आदमी रजत चौधरी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। विकी भाई का ये ऑर्डर सुनने के बाद रजत चौधरी के चेहरे का रंग ही काला पड़ गया। वो सब उसके लिए किसी डरावने सपने की तरह था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1 मिनट के लिए तो उसे अपने सामने खड़े विकी भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन रजत चौधरी अकेला निहत्था कर भी क्या सकता था? जब रूपल ने विकी भाई की कही ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया। क्या कुछ दिन पहले रजत चौधरी की जगह खुद विकी भाई नहीं था जो रूपल के साथ फ्लर्ट कर रहा था? उसके बारे में गंदे ख्याल दिमाग में ला रहा था। आज एकदम से विकी भाई में ये बदलाव कहां से आ गया था? रूपल ने देखा कि विकी भाई के आदमी रजत चौधरी के चेहरे पर बिना रुके कसकर तमाचे जड़ रहे थे। यह देखकर उसे अजीब सा लगा। रूपल ने मन ही मन में कहा, इस कमीने के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मुझ पर हाथ उठाया था ना इस रजत चौधरी ने, इसके साथ तो ये सुलूक भी अच्छा ही है। मेरा तो कहना है कि इसे चप्पल से मारते हुए पूरे शिमला में घुमाना चाहिए, तभी इसकी अक्ल में अक्ल आएगी। रूपल शनाया की तरह काइंड हार्टेड या फिर किसी के लिए बुरा फील करने वाली लड़की नहीं थी। वो किसी मीठी छुरी से कम नहीं थी।
तभी रजत चौधरी ने रूपल से अपने जान की भीख मांगते हुए कहा, मिस रूपल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे आपके साथ इस तरह से पेश आना नहीं चाहिए था। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। प्लीज इन लोगों को रोकिए, वरना मेरी जान ही चली जाएगी। रूपल को रजत चौधरी पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि रूपल ने जानबूझकर इस तरह रिएक्ट किया कि उसने कुछ भी नहीं सुना था। ये सब देखकर रूपल के कलेजे को ठंडक पहुंच रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में ख्याल आया और रूपल के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। एकदम से रूपल को याद आया कि वो खुद अपने पैरों से चलकर इस जगह क्यों आई थी। रूपल एकदम से परेशान हो गई। उसने परेशान होते हुए अपने आप से ही कहा, अरे नहीं, अगर इस विकी भाई के आदमियों की हरकत से रजत चौधरी नाराज ही हो गया तो वो मेरे पापा को बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। और ऊपर से विकी भाई नाम का गुंडा खुद भी यकीन करने के लायक नहीं है। अगर इसका दिमाग घूम गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। ना ही मुझे विकी भाई से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही इस रजत चौधरी से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत है। रूपल के दिमाग में अब कई सारे ख्याल आ रहे थे। उसने एकदम से विकी भाई से कहा, अब इन्हें छोड़ दीजिए, मैंने मिस्टर रजत चौधरी को माफ कर दिया है। रूपल की बात सुनते ही विकी भाई के आदमी रुक गए। विकी भाई ने फिर भी इस बात को ज्यादा आगे नहीं खींचा और रजत चौधरी को हकाल देने के लहजे में कहा, सुन बे, निकल ले। मिस रूपल ने तुझे माफ कर दिया है। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना ये पिटाई का सेशन एक बार फिर से शुरू करवा दूंगा। जैसे ही रजत चौधरी ने ये बात सुनी, वो पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और लड़खड़ा के दरवाजे की तरफ जाने लगा। जाने से पहले रजत चौधरी ने एक बार मुड़कर रूपल की तरफ देखा और उससे कहा, थैंक यू मिस रूपल, थैंक यू सो मच। और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। रजत चौधरी जैसे ही उसकी आंखों से ओझल हो गया, रूपल की जान में जान आई। उसने पास ही रखा जैकेट ओढ़ लिया और अपने आप को शांत करने लगी। थोड़ी देर के बाद रूपल चलकर विकी भाई के पास आ गई। उसने एक सीधा सवाल करते हुए कहा, क्या शनाया ने आपको यहाँ आने के लिए कहा था? रूपल को बस यही पॉसिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि रूपल के यहाँ होने के बारे में सिर्फ शनाया ही जानती थी। भले ही रूपल के लिए ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल था कि शनाया ने विकी भाई को यहाँ भेजा होगा, लेकिन फिर भी रूपल के हिसाब से ये सच ही था। लेकिन जैसे ही विकी भाई ने रूपल का ये सवाल सुना, वो कंफ्यूज हो गया। उसने अपने आप से ही बात करते हुए कहा, क्या मैं शनाया? वो मुझे यहाँ आने को क्यों कहेंगे? मुझे तो आहान भाई ने भेजा है। नहीं, मैं मिस रूपल को सच का पता नहीं लगने दे सकता। पिछली बार भी आहान भाई ने यह बात छुपाना ही सही समझा था, तो मैं उनका सच सबको कैसे बता सकता हूँ? अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, मिस रूपल की हाँ में हाँ मिला देता हूँ। हाँ, यही बेहतर रहेगा। बहुत सोचने के बाद विकी भाई ने रूपल के सवाल का जवाब दिया। हाँ, उन्होंने ही कहा आने को। भले ही विकी भाई ने ये बात कही थी, लेकिन रूपल को उसके एक भी शब्द पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। रूपल ने विकी भाई की तरफ घूरते हुए अपने आप से ही कहा, यह आदमी तब से झूठ बोल रहा है जब से मैंने इसे पहली बार उस होटल में देखा था। जरूर ये आहान से डरता है। आहान ने कुछ तो ऐसा किया है कि ये शनाया और मेरे साथ बहुत ही इज्जत के साथ पेश आता है। मैंने इस विकी भाई की आंखों में आहान के लिए डर देखा है, रिस्पेक्ट देखी है। कुछ तो मामला है जो आहान और ये गुंडा विकी भाई को छिपा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। देखते हैं कब तक सच पर्दे में रहता है। आज या कल सबके सामने सारा सच आ ही जाएगा। जब रूपल उसकी तरफ इस तरह से देख रही थी, तो विकी भाई को ऑकवर्ड फील होने लगा। उसने कुछ सोचा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, मिस रूपल, अगर आपको बहुत चोट आई है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। विकी भाई का इतना अच्छा बर्ताव देखकर रूपल को अजीब सा लग रहा था, इसलिए उसने विकी भाई के सवाल के बारे में सोचे बगैर ही उसे मना कर दिया। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। रूपल ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। तभी शनाया भागते हुए अंदर आ गई। शनाया ने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था, आंखें नम थी और देखते ही कोई भी ये कह सकता था कि रूपल की हालत कितनी बिगड़ी हुई थी।
ये देखने के बाद शनाया का दिल पिघलने लगा। उसने जल्दी से रूपल को गले लगा लिया और रूपल से सवाल करते हुए बोली, रूपल, क्या तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? इतनी सारी चोट कैसे लग गई? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना। शनाया के इतने सारे फिक्र भरे सवाल सुनकर रूपल मुस्कुराने लगी। उसने शनाया को शांत करते हुए कहा, शनाया, काम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब रूपल अपनी बात कह रही थी, आहान भी अंदर आ गया। रूपल के ठीक होने का यकीन करने के बाद शनाया ने विकी भाई की तरफ देखा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हारे साथ ये सब इसने किया है? एक पल के लिए शनाया की आंखों में गुस्सा उतर आया था, लेकिन रूपल ने शनाया को सच बताते हुए कहा, नहीं, विकी भाई ने कुछ नहीं किया है, उल्टा इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई है। अगर ये सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। जैसे ही शनाया ने रूपल की कही ये बात सुनी, वो दंग रह गई। शनाया ने फिर आहान की तरफ सवालिया अंदाज से देखा। आहान समझ गया कि उसकी वाइफ क्या जानना चाहती थी। आहान को सच बताना ही सही लगा। शनाया, मैंने जिस दोस्त की बात की थी वो विकी भाई ही है। आहान ने सोच समझकर अपना जवाब दिया था। जैसे ही शनाया ने आहान के इस आंसर को सुना, वो और भी ज्यादा हैरान रह गई। शनाया ने मुंह बनाते हुए विकी भाई और आहान से कहा, दोस्त, ये कब हुआ? तुम दोनों अब से दोस्त बन गए? आहान ने पहले ही अपनी बात कह दी थी, तो इस बार विकी भाई ने आहान की बात को कंफर्म करते हुए कहा, हाँ हाँ, अब हम दोस्त हैं। शनाया को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। वो इस सब के बारे में सोचकर आहान को बहुत कुछ पूछना चाहती थी, और जब तक शनाया को उसके सारे जवाब नहीं मिलने वाले थे, उसे चैन नहीं आने वाला था। ये बात आहान भी अच्छे से जानता था। वो शनाया को डिस्टर्ब नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने शनाया से कहा, आप रूपल को हॉस्पिटल ले जाइए। मेरे हिसाब से इन सारी चोटों से इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे ही शनाया ने ये बात सुनी, उसका ध्यान आहान और विकी भाई की इस नई दोस्ती से हट गया और रूपल पर आ रुका। उसने आहान की बात पर हामी भर दी और रूपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। जब वो दोनों उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई, आहान ने विकी भाई से कहा, थैंक यू सो मच विकी भाई, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर आप आगे भी कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। मैं आपकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आहान की इस बात सुनते ही विकी भाई को अलग सी राहत मिली। उसने कहा, जी भाई, मैंने पहले जो गलतियां की है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी। आहान ने विकी भाई की ये बात सुनी और उसके साथ हाथ मिलाने के बाद शनाया और रूपल के पीछे चला गया। टैक्सी में बैठते हुए शनाया ने आहान से कहा, आहान, तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है। एक तो पहले ही आज पूरे दिन में बहुत कुछ हो चुका है। क्यों ना तुम घर जाओ? आज रात मैं रूपल के साथ हॉस्पिटल में रह लूंगी। आहान शनाया की बात से एग्री करता था, लेकिन उसे शनाया की फिक्र भी थी। थोड़ी देर इस मामले पर डिस्कस करने के बाद आहान ने हार मान ली और दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद रूपल के घर चला गया। हॉस्पिटल में जाते ही शनाया ने अपने पहचान के डॉक्टर से रूपल का चेकअप करवाया। सारे जख्म को ट्रीट करने के बाद डॉक्टर ने रूपल को आज रात हॉस्पिटल ही रुकने को कहा। थोड़ा सूप पीने के बाद और दवाई लेने के बाद रूपल को वीआईपी प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा दिया गया। शनाया उसके साथ रोहन कोहली के बारे में बात की जा रही थी। जब रूपल ने आज ग्लास वॉल रूम में हुए पियानो का किस्सा सुना, तो एक बार फिर से उसके दिमाग में आहान का ख्याल आ गया। रूपल ने मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है इस आहान के साथ। शौर्य शकुन को शनाया को तंग करने से रोकना, शनाया के दादाजी से माफी मंगवाना, विकी भाई को डराना, रोहन कोहली के साथ पियानो का मुकाबला करना, और इतना होने के बाद भी खुद कार्तिक कोहली का रिएक्शन इतना अजीब होना। मुझे इस सब में आहान का हाथ ही लगता है। इस सब के बारे में सोचते हुए रूपल ने शनाया से सवाल किया, शनाया, तुम आहान के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? रूपल के इस सवाल के पीछे का असली मतलब क्या था? क्या शनाया और रूपल को आहान का सच पता लगने वाला था? आहान अब शनाया को सब कुछ एक्सप्लेन कैसे करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।
शनाया रूपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। जब दोनों उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई, आहान ने विकी भाई से कहा, थैंक यू सो मच विकी भाई, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। जैसे ही विकी भाई ने आहान की कही ये बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई। आज उसने तीसरी बार आहान को देखा था और पहली 2 बार का एक्सपीरियंस विकी भाई के लिए कुछ इस तरह का था कि वो इस जिंदगी में आहान को भूल ही नहीं सकता था। विकी भाई ने एक अजीब सी स्माइल के साथ आहान से कहा, आहान भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आहान समझ सकता था जिस तरह से उसने विकी भाई को डराया था, अगर आज आहान ने उसकी जान भी मांग ली होती तो विकी भाई हंसते हंसते उसे दे देता। आहान एहसान फरामोश लोगों में से नहीं था, इसीलिए उसने विकी भाई से कहा, विकी भाई, अगर आप आगे कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुझे जरूर याद करिएगा। मैं आपकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आहान की इस बात को सुनते ही विकी भाई को अलग सी राहत मिली। उसने कहा, जी भाई, मैंने पहले जो गलतियां की है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती आगे तक जाएगी। ये बात सुनने के बाद आहान के दिमाग में एक आइडिया आया। जिस तरह का काम विकी भाई ने उसके लिए किया था, आहान भरोसे के साथ विकी भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख सकता था। वैसे तो आहान गलत काम करने वाले लोगों में से नहीं था, लेकिन जिस तरह की जिम्मेदारी उस पर थी, उसके चलते विकी भाई जैसे किसी आदमी की आहान को बहुत जरूरत थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रूपल की ट्रीटमेंट अच्छे से हो गई थी। अपने रूम में सेटल डाउन होने के बाद रूपल और शनाया गप्पे लड़ाने लगे। जब शनाया अपनी बातें कर रही थी, एकदम से रूपल ने अपने बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए कहा, शनाया, तुम आहान के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? रूपल के ऐसे सवाल को सुनने के बाद शनाया की बोलती बंद हो गई। वो रूपल की बात के पीछे का मतलब समझ नहीं पा रही थी। शनाया ने क्यूरियस होते हुए ही रूपल से उल्टा सवाल किया, हाँ, तुम ये क्यों पूछ रही हो आहान के बारे में? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। शनाया की हैरानी साफ थी। आज से पहले जब भी आहान की बात आती थी, रूपल के चेहरे पर गुस्सा और इरिटेशन जगह बना लेते थे। शनाया ने मन ही मन में सोचा, इसने तो कभी भी आहान के बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी बयान नहीं की, लेकिन आज वो सामने से ही पूछ रही थी। रूपल की नजरें खिड़की के बाहर छाए हुए अंधेरे में कहीं रुक सी गई। उसने फिर शनाया के सवालों पर अपनी राय देते हुए कहा, शनाया, मैं हमेशा से ये कहा करती थी कि आहान निकम्मा है, तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने हमेशा से उसे ब्लेम किया है कि वो तुम्हें ना कभी खुश रख पाएगा और ना ही तुम्हारी जरूरतें पूरी कर पाएगा। जब रूपल अपनी ये सारी बातें कह रही थी, शनाया के माथे पर शिकन आ गई। उसने ये बात ना जाने कितनी बार सुनी थी। शनाया ने मन ही मन में कहा, अरे यार, रूपल हो या मॉम, हर दूसरे घंटे में मुझे यही सब क्यों बताते रहते हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा आहान कितना अच्छा है, वो बेस्ट हस्बैंड है, लेकिन आज के लिए मैं रूपल की ये सारी बातें सुन लेती हूँ। आफ्टर ऑल, आज रूपल के साथ बहुत कुछ हो गया है। मैं उसका मूड नहीं बिगाड़ना चाहती। जब शनाया के दिमाग में ये सब चल रहा था, रूपल अपनी बात कहे जा रही थी। शनाया ने अपना मन बना लिया और सब कुछ चुपचाप सुनती रही। लेकिन आगे रूपल ने जो कुछ भी कहा, इसे सुनने के बाद शनाया दंग रह गई। रूपल ने कहा, मैंने कभी भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया शनाया, लेकिन मैं गलत थी। मेरे साथ साथ सभी ने यही कहा है कि आहान किसी काम का नहीं है, लेकिन ये झूठ है। आहान एक बहुत ही जिम्मेदार और बहादुर लड़का है। ही इज अ रियल मैन। अपनी बात कहते हुए रूपल बहुत ही सीरियस लग रही थी, लेकिन शनाया, उसके चेहरे का रंग ही बदल गया था। शनाया ने रूपल के माथे को छू कर देखा और कंफ्यूज लगते हुए बोली, रूपल, तुम्हें फीवर तो नहीं ना? तो फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? शुरुआत से शनाया यही देखते हुए आई थी कि आहान और रूपल के बीच में 36 का आंकड़ा था। रूपल आहान को इस तरह ट्रीट करती थी मानो वो कोई कचरा था, और आज एकदम से रूपल उसकी तारीफ कर रही थी। उसने तो अपने आप को गलत कह दिया था। रूपल ने आहान की तारीफ में एक नहीं 2-2 शब्द कहे थे।
शनाया को लगा कि जरूर रूपल ने आज कोई गलत दवा खा ली थी या फिर होटल में उसके सर पर चोट लग गई होगी जिसकी वजह से रूपल ऐसी बात कर रही थी। जब रूपल ने शनाया के ऐसे रिएक्शन को देखा तो एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस एक बात याद रखो, आहान को अपने पास संभाल कर रखो, वो बहुत स्पेशल है। अगर तुमने उसे खो दिया तो मुझे डर है कि तुम्हें आहान के जैसा अच्छा लविंग और केयरिंग हस्बैंड कभी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद शनाया ने हंसते हुए कहा, डेफिनेटली मैं अपने हबी को नहीं छोड़ने वाली, और अब तो मैं उसे मुझे छोड़कर भी कहीं नहीं जाने दूंगी। शनाया को एकदम से याद आ गया कि कुछ घंटों के पहले उसने अपने हबी को पहली बार किस किया था। वो सोचने के बाद शनाया के गाल लाल हो गए थे। शनाया उस बारे में सोचकर आहान को मिस कर रही थी, लेकिन उसने फिर रूपल के साथ थोड़ी बातें की और आहान को ऐसे ही मिस करते हुए सो गई। अगली सुबह आहान जल्दी से तैयार हो गया। उसने रूपल और शनाया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसे टिफिन में पैक करके हॉस्पिटल में ले गया। आहान ने भी कल रात को शनाया को बहुत मिस किया था। अब ऐसा भी नहीं था कि दोनों हर रोज पूरा वक्त एक साथ बिताते थे, लेकिन फिर भी कल रात की डेट के बाद आहान और शनाया की एहसास कुछ ज्यादा ही गहरे हो गए थे। जब आहान शनाया के बारे में सोचते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से चल रहा था, उसने एक अजीब सी बात नोटिस की कि उसके आसपास से गुजर रहा हर एक इंसान उसे अलग ही नजरों से देख रहा था। कॉरिडोर के दूसरे कोने में खड़े लोग आहान की तरफ उंगलियों से इशारे कर रहे थे, और इतना ही नहीं, कुछ नर्सेस तो आहान को देखकर मुस्कुराते हुए शर्मा भी रही थी। लोगों के इतने अजीब रिएक्शंस को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया था। एक शीशे में नजर आ रहे रिफ्लेक्शन में उसने अपने चेहरे की तरफ देखा, लेकिन आहान के चेहरे को कुछ भी नहीं लगा था। तो ये सारे लोग इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ शनाया भी कुछ देर पहले जाग गई थी। रूपल मेडिसिन के असर की वजह से अभी भी सो रही थी। फ्रेश होने के बाद शनाया ने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल चेक किया, मेल्स चेक किए, और मेल्स चेक करने के बाद उसने देखा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को टैग करते हुए 2 वीडियोस पे 2 मिलियन व्यूज आए हुए थे। एक वीडियो में आहान पियानो प्ले कर रहा था। उस वीडियो के नीचे के कमेंट्स ये साफ साफ जाहिर कर रहे थे कि आहान लोगों के बीच कितना पॉपुलर हो गया है। लड़कियां तो उसके सिंगल होने का इंतजार कर रही थी। आहान के फैंस ने उसे पियानो प्रिंस ये नाम भी दे दिया था। वैसे तो शनाया अपने पति की इतनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन बाकी लड़कियों की आहान में दिलचस्पी शनाया को अनकंफर्टेबल कर रही थी। ये इंटरनेट पर कमेंट करने वाले लोग अजीब से होते हैं यार। मतलब कुछ दिनों तक ये सारे के सारे लोग मेरे फैंस थे, मेरे लिए कमेंट्स कर रहे थे, आहान को बुरा भला कह रहे थे, और एक पियानो के परफॉर्मेंस के बाद आहान की तरफ से हो गए। खास करके ये लड़कियां, इन लड़कियों को क्या पता कि मेरा पति तो इन सब के कमेंट्स को एक नजर से देख नहीं रहा। शनाया को उन लड़कियों पर गुस्सा भी आ रहा था और जलन भी हो रही थी। उसने सोचा इस इंटरनेट को बंद कर देते हैं और बाहर जाकर पानी पी लेते हैं। शनाया ने अपना मोबाइल बंद किया और बाहर निकल आई। दरवाजा खोलते ही शनाया की नजर सामने वाले कॉरिडोर से आ रहे आहान की तरफ पड़ी। आहान को देखते ही शनाया का मूड एकदम खुश हो गया। अपने आप से ही बातें करते हुए शनाया ने कहा, ये आहान कितना हैंडसम है। मेरा भी ध्यान आज पहली बार गया है। सिंपल से कपड़ों में भी कितना गुड लुकिंग लग रहा है मेरा हबी। एक मिनट, क्या मैं फिर से आहान को ताड़ रही हूँ? जब शनाया आहान को दीवानों की तरह देख रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ नर्सेस आहान के पीछे छिप छिप कर फोटोज क्लिक कर रही हैं। उनमें से एक नर्स, उसने कहा, ये तो मेरा पियानो प्रिंस है, कितना हैंडसम है यार। वैसे क्या आहान और शनाया गिल के डिवोर्स की कोई न्यूज आई है? उस नर्स के सवाल को सुनने के बाद शनाया का मुंह बन गया। दूसरी नर्स ने जवाब दिया, नहीं यार, मैं तो कब से अगले अपडेट का इंतजार कर रही हूँ। अगर सच में उन दोनों में तलाक की न्यूज आ जाए तो मैं आहान को बिना वक्त गंवाए प्रपोज कर दूंगी। ये सुनते ही शनाया को गुस्सा आ गया। क्या ये लड़कियां उसकी शादी टूटने के लिए इतनी डेस्परेट हो रही थी? लेकिन शनाया ने देखा कि उससे भी ज्यादा वो पहले नर्स पर गुस्सा हो गई थी। पहली नर्स ने अपनी साथ वाली नर्स से कहा, ओ हेलो, पहले मैंने आहान को पसंद किया है, मेरे और मेरे पियानो प्रिंस के बीच में मत आओ, समझी?
ये बात तो मुझे इन दोनों नर्सेस से कहनी चाहिए। मेरे पति पर डोरे डाल रही हैं, वो भी मेरे सामने। इन्हें तो मैं। शनाया ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वो जाकर उन नर्सेस से झगड़ा करना चाहती थी। शनाया का मन किया कि वो मोबाइल छीनकर सारे पिक्चर्स डिलीट कर दे, लेकिन वो अपने आप को जेलस साबित नहीं करना चाहती थी। उफ, क्या करूं? ये सब कैसे देख रहे हैं मेरे पति को? मैं क्या करूं? शनाया ने परेशान होकर अपने आप से ही कहा। तभी आहान आकर उसके सामने खड़ा हो गया। आहान ने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आहान के सवाल को सुनकर शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आहान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? शनाया ने अपने शब्द कुछ ऐसे जोर से कहे ताकि वो नर्सेस भी सुन सके, लेकिन आहान कंफ्यूज हो गया। आज से पहले शनाया ने आहान से ऐसे सवाल कभी नहीं किए थे और हाथ भी पकड़ लिया था। ये सब आहान के लिए थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक था। उसने हकलाते हुए शनाया के सवाल का जवाब दिया। याद, आपने मुझे याद किया? आहान के सवाल के बाद शनाया ने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर हामी भर दी। बहुत ज्यादा। शनाया की बड़ी बड़ी आंखें देखकर आहान की धड़कनें तेज हो गई थी। वो आगे एक शब्द के अलावा कुछ ज्यादा कह नहीं पाया। ओह, आहान बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा था। शनाया ने नजरें चुराते हुए आहान की नजर उसके होठों पर जा रुकी और उसके कल रात की वो सडन किस याद आ गई। आहान ने अपने आप से ही कहा, शनाया, शायद अब मेरे साथ कंफर्टेबल होने लगी है। ये तो अच्छी बात है। शनाया की तरफ देखने के बाद आहान के होठों पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने फिर शनाया के हाथ पर अपनी पकड़ पक्की सी की और बोला, आपको भूख लगी होगी ना? मैंने आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाया है, चलिए साथ में नाश्ता करते हैं। ये सुनकर शनाया के दिल में नरमी छा गई। उसका ध्यान कोने में खड़ी दो नर्सेस से हट गया और आहान की आंखों की गहराई को देखते हुए शनाया ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी को अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। प्यार से? ये सुनते ही आहान ने शनाया को हाँ में जवाब दे दिया। क्यों नहीं? आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? शनाया आहान को क्या नाम देने वाली थी? क्या आहान और शनाया की शादी अब एक असल शादी में तब्दील होने वाली थी? शनाया और आहान की जिंदगी में आगे और क्या क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आहान के होठों पर अब एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसकी आंखों की गहराई में देखते हुए शनाया ने कहा, वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी ने अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। प्यार से? ये सुनते ही आहान ने शनाया को हाँ में जवाब दिया। इतने प्यार से अगर शनाया आहान से कुछ कहती तो आहान चाह कर भी अपनी प्यारी सी बीवी को मना नहीं कर पाता। ये बात तो फिर भी आहान को बहुत खुशी दे रही थी। आहान ने तुरंत शनाया से कहा, क्यों नहीं? शनाया, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? आहान का जवाब सुनते ही शनाया कुछ सोचने लगी। थोड़ी ही देर में शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया। शनाया ने फिर आहान से एक्साइटेड होकर कहा, क्यों ना मैं तुम्हें अब से हबी कहकर बुलाऊं? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? शनाया के इस सवाल को सुनते ही आहान ब्लश करने लगा और उसने नजरें झुकाकर जवाब में सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। शनाया ने जब देखा कि आहान इस बात से शर्मा रहा था तो वो आहान को छेड़ने लगी। शनाया ने आहान को चिढ़ाने का मन बना लिया था। हबी, क्या तुम सुबह सुबह उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हो? हबी, क्या मैं कल रात तुम्हारे सपनों में आई थी? बोलो ना हबी। शनाया ने आहान के सामने किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर कहा। आहान ने देखा कि शनाया के चेहरे पर इस वक्त मासूमियत झलक रही थी।
शनाया तो अनजाने में ही पाउट करते हुए बात कर रही थी। ये देखकर आहान को बहुत हैरानी हुई। आहान ने अपनी बीवी को ये रूप में पहली बार देखा था। आहान को फिर एक ख्याल आया और उसने शनाया की कमर को अपने हाथ से पकड़ लिया और एकदम से शनाया आहान के सीने से लग गई। आहान ने दूसरे हाथ से शनाया की कान के पास की जुल्फों को हटाया और धीमी आवाज में शनाया से कहा, शनाया, आपको कुछ नर्सेस को जेलस करने के लिए मुझे बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इस कोशिश में अगर मैं बहल गया तो शनाया की जगह आपका हबी आपको बेबी कहकर भी बुलाना शुरू कर सकता है। जैसे ही शनाया ने आहान की कही ये बात सुनी, उसकी धड़कन रुक से गई। ये लड़का इतना स्मार्ट कैसे हो सकता था, जिसे सब कुछ बिना कहे ही समझ आ जाता था। शनाया को इस पॉइंट पर समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो एब्सेंट माइंडेड होकर आहान से नजरें चुराने लगी। 2:30 बज गए हैं, उनका दूध पिया दो जाए कि नहीं? 1 बजे के आए हो। और उसके बाद